नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ जिन्हें ज्यादा परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता अपनाते हुए मैं बताना चाहूंगी हमारे प्रोफेसर आईएमसी जम्मू के जो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सर। इन्होंने काफी सारे अखबारों के साथ, मीडिया चैनलों के साथ काम किया है। तो आज क्यों ना हम इनके अनुभवों को आपके साथ साझा करें। तो चलिए सर के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सर, सबसे बड़ा जो लोगों के मन में प्रश्न आता है, जब हम आईएमसी जम्मू आए तो हम छात्रों के बीच में भी यही एक प्रश्न चल रहा था कि आपने मीडिया में जाने की कैसे सोची। आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणादायक चीज क्या थी जिसे आपने मीडिया में जाने का सोचा? नमस्कार। देखिए, मीडिया में आने का जहाँ तक, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जी सर। मेरा बैकग्राउंड साइंस का था और मैंने बीएससी किया था बीएचयू से, फिर एमएससी मैथमेटिक्स में एनरोल था। उस समय मुझे लगा कि मुझे सोशल साइंसेज की तरफ आना चाहिए। अब सोशल साइंसेज में जो मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई एक्सीडेंटल डिसीजन था मेरा, तो मुझे लगा कि पत्रकारिता से ही क्यों न शुरुआत किया जाए, पहली बात। और दूसरी, मुझमें कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर एक अलग तरह की चेतना मैं महसूस करता था और मुझे लगता था कि पत्रकारिता एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, ऐसा फील्ड है जहां हम जाके कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया, बीजे में, बैचलर डिग्री में, फिर मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद स्वाभाविक है कि फिर इंडस्ट्री का रुख किया। सर, जो श्रोता और दर्शक हैं, वो मुझे बिल्कुल आशा है कि वो ये जानने में उत्सुक होंगे कि आपने किन किन संस्थानों से अपना जो मीडिया है का पूरा पढ़ाई की, किसकी? आपने पहले ही बता दिया है। मैंने खास दो माध्यमों में मैंने काम किया है, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। प्रिंट मीडिया में मैंने शुरुआत की थी अमर उजाला कारोबार से। अमर उजाला अमर उजाला ग्रुप का बिजनेस न्यूज़पेपर था। उसके बाद मैं अंग्रेजी पत्रकारिता की तरफ शिफ्ट किया। ये बात है 1997 में अमर उजाला कारोबार में मैं था और 99 में मैं पायनियर ज्वाइन कर लिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर। वहाँ काफी दिनों तक रहा, मैं कई सालों तक रहा, फिर मैं स्टेट्समैन में चला गया। ये दौर था जब हमारे देश में टेलीविजन पत्रकारिता, दूरदर्शन तो पहले से था, लेकिन निजी क्षेत्र में टेलीविजन की शुरुआत हो रही थी, न्यूज चैनलों की। 24 घंटे के न्यूज चैनल शुरू हो रहे थे। तो मुझे भी लगा कि एक नया माध्यम है और क्यों ना यहाँ पे कुछ किया जाए, यहाँ ट्राई किया जाए। तो 2 अखबारों में मैंने काम कर लिया था, 3 अखबारों में, एक हिंदी का अखबार और 2 अंग्रेजी के अखबार, चीफ सब एडिटर तक था। मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो एडिटोरियल में बहुत सीनियर पोजीशन तक थी। चीफ सब एडिटर मैं पायनियर में भी था और स्टेट्समैन में भी था। तो एक तरीके से मैं इंचार्ज था और एडिशन निकाला करता था, स्टेट्समैन में भी, दिल्ली का एडिशन, और पायनियर में भी। पहले पायनियर में, बाद में स्टेट्समैन में। फिर टेलीविजन, जैसा मैंने कहा कि फिर टेलीविजन की तरफ मैंने रुख किया और एक कदम नीचे से मैंने शुरू किया टेलीविजन में। इंडिया टीवी वाज द फर्स्ट न्यूज चैनल दैट आई ज्वाइंड। उसी समय उसकी शुरुआत हो रही थी, 2003-04 की बात है, और वहां मैंने कॉपी एडिटर के तौर पे। तो एक तरीके से देखें तो मेरा डिमोशन हुआ था। चीफ सब एडिटर, जिसके अंडर में तमाम सब एडिटर काम करते थे, सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, मैं पोजीशन चीफ सब एडिटर की इक्विवेलेंट होती है, मेट्रो एडिटर आप कह लीजिए, या चीफ रिपोर्टर, ज्यादा उपयुक्त होगा कि आप चीफ रिपोर्टर कहिए, उसके बराबर की पोजीशन होती थी। लेकिन वहां से मैंने कॉपी एडिटर शुरू किया और कॉपी एडिटर इक्विवेलेंट टू, आप कह सकते हैं कि वो सब एडिटर के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं 2 पोजीशन डाउन हुआ और शुरुआत मैंने की इंडिया टीवी से। अपने आप में इसका फायदा भी था और उसका नुकसान भी था। नुकसान ये था कि पोजीशन के हिसाब से हम नीचे चले गए थे, लेकिन फायदा ये था कि हमें बेसिक से शुरू करना पड़ा। कि शुरुआत वहां से हुई थी कि उन दिनों आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बीटा टेप हुआ करता था, इतना बड़ा, उसको लगाइए वीटीआर में और लॉग करिए कि कौन सा शॉट, एक लॉग बुक बनाइए, लॉग शीट
कहते थे उसको, लॉग शीट बनाइए कि कौन सा शॉट कितने सेकंड से कितने सेकंड तक है, उसका टाइम स्टैम्प वगैरह नोट करिए। तो वहां से उसके बाद लॉक करने के बाद जो टेलीविजन की अभी एक क्लास में आप लोगों से चर्चा भी कल मैंने किया था कि विजुअल को पहले देखिए फिर स्टोरी को लिखिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर हमारे बॉसेस हुआ करते थे, जो स्टोरी हमने लिखा पहले उसकी कॉपी चेक होती थी, उन्होंने कॉपी चेक किया, पास किया कि इट्स ओके, शॉट आप पहले देख चुके हो। फिर रफ कट लगाइए, रफ कट लगाइए। आई न्यूज पे हम लोग काम करते थे, इंडिया टीवी में अब भी आई न्यूज है, तो आई न्यूज पे जाइए, एक रफ कट लगाइए, शॉट्स को अरेंज करिए, टाइमलाइन पे शॉट्स को रखिए, इसको रफ कट कहते थे। इसके बाद फिर वीडियो एडिटर के पास जाइए, वीडियो एडिटर उसको फाइन ट्यून करेगा, जो शॉट गलत लगे हैं उसको सही करेगा, जहां पे शॉट्स लंबे हैं उसको छोटा करेगा, डिजॉल्व लगाएगा, फ्लैश लगाएगा, तो एडिटिंग को फाइनल करेगा। और साथ में वॉइस ओवर होगा। वॉइस ओवर उसका अगर आप सक्षम हैं, आपकी आवाज अच्छी है तो आपसे कराया जाता था, अन्यथा किसी रिपोर्टर को या किसी एंकर को, खासतौर से एंकर को हम लोग पकड़ लेते थे, वॉइस ओवर हो जाता था। तो पैकेज इज रेडी, नाउ पैकेज इज रेडी, और उसको रन डाउन प्रोड्यूसर के पास, बुलेटिन प्रोड्यूसर्स के पास हमें देना होता था। उसको देने से पहले अगेन जो न्यूज रूम का इंचार्ज होता था, परिदा जी हम लोगों के समय हुआ करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, पीटीआई में पहले थे, बाद में इंडिया टीवी में वो भी आए थे शुरू के दिनों में। तो वो पूरे पैकेज को रिव्यू किया करते थे, पहले रिव्यू करेंगे, वहां से पास हो जाएगा, बुलेटिन प्रोड्यूसर तब तक उसको ले नहीं सकता। हमने उसको आईडी दे दिया कि हमारा पैकेज है, ये हमारी स्टोरी है, एक पूल में पड़ी हुई है स्टोरी, वो वहां से पिक कर लेगा, आईडी अटैच हो जाएगी, या तो मैं करूंगा या बुलेटिन प्रोड्यूसर करेगा, लेकिन तब तक वो रन डाउन का हिस्सा नहीं बनेगा, रन ऑर्डर का हिस्सा, जब तक कि वो स्टोरी न्यूज रूम इंचार्ज से क्लियर नहीं हो जाती। यानी क्लियर हो गया, रन डाउन में चला गया, अब ये अगली बुलेटिन का हिस्सा बन गया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद तो फिर जो शुरुआत, जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर तो टेलीविजन का ही होके रह गया। टेलीविजन नहीं रहा, फिर आज तक में आ गया। आज तक के बाद सहारा समय मैंने ज्वाइन किया, सहारा समय के बाद लाइव इंडिया न्यूज चैनल में आया। फिर बाद के दिनों में लाइव इंडिया छोड़ने के बाद एक यूपी उत्तराखंड सेंट्रिक चैनल था, श्री न्यूज, उसका एडिटर रहा, उसका हेड रहा, फिर से लाइव इंडिया, और अंतिम पारी जो हमारी टेलीविजन की थी आईएमसी ज्वाइन करने के पहले, वो नेटवर्क 18 में था। तो इसमें दो चीजें जो जिसका मुझे फायदा हुआ, नुकसान तो था ही। नुकसान ये था कि मैंने बहुत टेलीविजन में एक तरीके से मैंने नई शुरुआत की, यानी कि जो अखबार में मेरी पोजीशन थी उससे डाउनग्रेड हुआ, नई शुरुआत हुई। इसके फायदे हुए कि बिगनिंग से सीखा। अखबार में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरा जो बेसिक है, जो बेस है, वो बहुत मजबूत हुआ, ऐसा मुझे लगता है। चूंकि मैं एडिशन निकालता था, फ्रंट पेज मैं ही देखता था, बाकी पेजेस मैं ही पास करता था, ओके। तो मुझे स्पोर्ट्स से लेके पॉलिटिकल तक, बिजनेस होते हुए सब कुछ मालूम होता था। आपकी प्रमुख बीट क्या थी सर? देखिए, मैं शुरू में तो मैं रिपोर्टर था अमर उजाला कारोबार में। तो शुरू में जो होता है कि कोई बीट नहीं होती, कोई रिपोर्टर नहीं है जो सीनियर रिपोर्टर है, आपको भेज दिया गया, तो कभी बिजनेस के लिए चले गए, कभी पॉलिटिकल बीट के लिए चले गए, कभी क्राइम के लिए गए। ये शुरुआती दिन थे। बाद में मैंने बताया कि मैं चीफ सब एडिटर था। तो चीफ सब एडिटर का जो मुख्य काम होता है, उसका काम होता है एडिशन ब्रिंग आउट करना, निकालना। तो रिपोर्टिंग पे नहीं जाएगा, वो बीट सिस्टम रिपोर्टर्स के लिए होता है। शुरू में मैं रिपोर्टर था और मल्टी बीट रिपोर्टर था। कई बीट हमको मिलती थी करने के लिए, कई तरह के स्टोरीज मिलती थी। लेकिन बाद में जब चीफ सब एडिटर हो गया तो बीट जैसा कोई चक्कर नहीं था, एडिशन निकालना था। सर, आपके लिए, जैसे आपने टीवी जर्नलिज्म के साथ भी काम किया और प्रिंट के साथ भी काम किया, तो इन दोनों में ही चैलेंजिंग आपके लिए क्या था? सबसे ज्यादा चैलेंज किस में आया? अगर आप
थोड़ा कलोकल का इस्तेमाल करें, बोलचाल की भाषा का, अगर आप पढ़ाकू विमान हैं और चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को, ऐसे भी जर्नलिज्म में सब कुछ आता है, जी सर। अगर गहराई से समझना चाहते हैं तो आपके लिए प्रिंट है। वहां आपका बेस मजबूत होता है, एक्सपोजर आपको ज्यादा मिलता है, स्टोरीज के डेप्थ में आप जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, उसके कई स्टोरी के कई तरह के रंग है, उसको आप देखते हैं। उसके फायदे हैं जो आप, अगर आपका बेस मजबूत हो गया तो उसके बाद आप टीवी में जाइए या डिजिटल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा। टीवी की खासियत यह है कि टीवी टाइम का कंस्ट्रेंट है, कोई भी स्टोरी बहुत बड़ी नहीं हो सकती, 1 मिनट 1.5 मिनट में आपको कहानी कहनी है, साथ में विजुअल पे फोकस होगा, तो कंटेंट, रिटन कंटेंट कम होता जाता है और मेरा अपना अनुभव है वो नारेबाजी के लेवल पे आ जाता है कि जस्ट टेल द स्टोरी एंड मूव अहेड। तो डेप्थ चाहिए तो आपको प्रिंट में जाना चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर शुरुआत प्रिंट से हो, नथिंग लाइक दैट, तो हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा। करेक्ट। बिल्कुल सर। सर एक प्रश्न और जो हमने आईएमसी के छात्रों से ही कलेक्ट किया कि जैसे अब मीडिया टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदल रही है, आपके समय से अब तक जो है मीडिया की टेक्नोलॉजी काफी बदली है, मीडिया का जो काम करने का तरीका है वो भी बदला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हम अभी भावी पत्रकार बनने वाले हैं, तो हमें हमारे अंदर ऐसी क्या स्किल्स होनी चाहिए जो हमें मीडिया में बनाए रखे? देखिए पत्रकारिता का जो धंधा है, जो पेशा है, ये लगातार सीखने के लिए आपको मजबूर करता है। जिस दिन आप पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, उस दिन आप मान के चलिए कि आपकी डेथ हो गई। तो एक तो लगातार आपको करना, दूसरा जो नई टेक्नोलॉजीज है उसको लगातार आपको एडॉप्ट करना होगा। प्रिंट का भी वो करेक्टर आज नहीं है जो हमारे समय में होता था। आज कोई भी प्रिंट आप उठाइए, उनका एक डिजिटल वर्जन होगा, एक वेबसाइट उनकी होगी, उनका न्यूज पोर्टल होगा, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, इंस्टा पे अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, फेसबुक पे होगा, ट्विटर पे होगा। तो आज का जो मीडिया है, चाहे वो मर्ज हो गया, एक साथ आ गया, कन्वर्ज हो गया है, प्रिंट भी है, टेलीविजन भी है, डिजिटल भी है, और डिजिटल में जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स है वो भी है, सोशल मीडिया खास तौर से। और पहली, आज कोई सबसे पहले आपको सूचना कहां से मिलती है? अखबार से नहीं, टेलीविजन से नहीं, आपको कहां से मिलती है? फेसबुक से, खासतौर से ट्विटर से मिलती है। और कोई भी अखबार आज है तो कोई भी खबर आती है तो 2 लाइनें ट्वीट करता है पहले, बिल्कुल। और जैसे ही स्टोरी तैयार होती है और उसका लिंक पहले वेबसाइट पे जाती है और उसका लिंक ट्विटर पे जाता है या फेसबुक पे जाता है या उसका एक छोटा वर्जन करके इंस्टाग्राम पे जाता है। तो आज आपको वास्तव में ऑलराउंडर होना होगा। आपको रिटन यानी कि लेखन मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। विजुअल की समझ यस बहुत जरूरी है, विजुअल चाहिए, केवल टेक्स्ट की स्टोरी मोनोटोनस होती है। तीसरा है कि न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनकी आपको समझ होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। भले आप अखबार में पहली नौकरी करते हैं, आप रिपोर्टर हो या जो है डेस्क के बंदे हो, आपसे अपेक्षा एक की जाएगी आज की तारीख में कि आपने एक स्टोरी कवर किया है तो उसको पहले एक छोटा सा ट्वीट बनाइए उसका, फिर एक स्टोरी इंस्टाग्राम के लिए रील टाइप का बना दीजिए, एक लिंक है तो उसको फेसबुक वेबसाइट पे आ गया तो उसका लिंक फेसबुक पे डाल दीजिए। तो ये आपको, और अंत में आपकी स्टोरी अखबार में छपेगी नेक्स्ट डे, पहले उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनकी वेबसाइट पे आएगा, फिर वो अखबार में छपेगा और अखबार ही आपको उपलब्ध होगा दर्शकों को ई पेपर के रूप में। तो आपको हर माध्यम की समझ होनी चाहिए, हर माध्यम की खासियत क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसकी समझ होनी चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उसकी अच्छी पकड़ मस्ट है, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, और आउटडेटेड होंगे तो अपने आप बाहर का रास्ता यू विल बी किक्ड आउट, बाहर की एग्जिट डोर आपके लिए है। तो लगातार पढ़िए, पहली बात टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को समझिए, उसको एडॉप्ट करिए,
चाहे आप टीवी में जाते हो तब भी आपको कई प्लेटफॉर्म के लिए स्टोरीज बनानी होंगी आज की तारीख में, प्रिंट में जाते हो तब भी वही है, आप सीधे डिजिटल में जाते हो तो अलग केस है। जी सर। सर, एक हमारे छात्रों के बीच में एक चर्चित प्रश्न है कि हमें नहीं पता कि ये मिथ है या सच्चाई है। बहुत सारे प्रोफेसर्स का भी कहना है और कुछ बच्चों का भी मानना है जो मीडिया में रह चुके हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर आपको अपने लिए पर्सनल टाइम चाहिए तो मीडिया में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो मीडिया में सिर्फ पैसे के लिए मत आइए। तो इस पे आप क्या क्या कहना है कि ये सच्चाई है या फिर ये ऐसा बना रखा है? क्योंकि अभी आपने कहा कि पत्रकार अगर रोज पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो वो जिंदा लाश है। नहीं, ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि पत्रकारिता का क्षेत्र 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी, 9 घंटे की फिक्स ड्यूटी का क्षेत्र नहीं है। आपका ऑफिस आवर 9 घंटे हो सकता है, वीक में 5 डेज, वीक में 6 डेज, 10 to 5, 9 to 6, 9 to 6 हो सकता है, लेकिन आप उस 9 से 6 के बीच में परफॉर्म कर सके, काम कर सके, उसके लिए अगर 5 घंटे 9 से 6 यानी 8 घंटे न सही तो कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे आपको घर पे भी काम करना होगा अपने लिए, जिससे कि आपको दुनिया में क्या घटित हो रहा है, खास तौर से आपकी अगर कोई बीट है तो उस बीट पे अन्य अखबारों ने क्या लिखा, सोशल मीडिया पे क्या लिखा जा रहा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तमाम न्यूज पोर्टल्स ने क्या कैरी किया है, और आज तो ये भी देखना होता है कि इन्फ्लुएंसर्स वो क्या बोल रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि 10 बजे मैं ऑफिस जाऊंगा या जाऊंगी, उसके बाद जो है सारी चीज मैं करूंगी, नहीं। ऑफिस जाने से पहले खास तौर से आपके बीट पे क्या क्या हो रहा है, रात भर में क्या हुआ, कल शाम को क्या हुआ और आगे क्या होने हो सकता है, लोग क्या लिख रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि सुबह से आपका जीवन, पत्रकारिता का जीवन शुरू हो जाता है और ऑफिस से निकलने के बाद भी आके ट्विटर, आके फेसबुक, आके इंस्टाग्राम आपको देखना ही होगा। मतलब हर मिनट यानी कि ये 24 घंटे की नौकरी है, केवल उतने ही समय आप फ्री हो जितने समय आप सोते हो। बिल्कुल सर। तो आपको करना है, मिथ नहीं है। हाँ, इसमें जरूर जो बात की जाती है बहुत ही फैशनेबल है आजकल, होना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस, कि अगर आप मीडिया में गए हो तो लग्जरी टाइम आपके लिए लग्जरी नहीं है। आप घर का जीवन आपके लिए वो छोड़ दीजिए, आप कैसे मैनेज करते हो आपकी कला है, लेकिन टाइम कम से कम आपको मिलेगा घर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आप दिन भर ड्यूटी पे हो, प्रोफेशनल ड्यूटी पे। एक बात और आपको बोलूंगा, चीजें बदली है, बिल्कुल बदली है, लेकिन अभी भी आप घर पे हो और कोई घटना घट जाती है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप, अगर आपकी बीट की खबर है तो आप ऑफिस आइए या फील्ड में जाइए। कॉल अगर ऑफिस से आ गई तब तो जाना ही है, अगर नहीं आई, हमारी जनरेशन में तो ये था कि कॉल नहीं भी आई, अगर पता लगा कि हमारे बीच पे कोई बड़ी घटना हो गई है तो हम अपने से ऑफिस पहुंचते थे। अभी भी बहुत सारे लोग ये काम को करते हैं, हालांकि संगठन बाध्य आपको नहीं कर सकते कि आपको आना ही होगा, लेकिन अपेक्षा आपसे की जाती है कि आप आए, और इशारों न, अगर सीधे न सही तो संकेत कर दिया जाता है कि आपको इस समय फील्ड में होना चाहिए। ये तो है सर। जैसे आपने बहुत सारा आपके पास इस फील्ड में ज्ञान है, तो आपके समय से अब तक के समय में, मतलब जो अभी मीडिया का चल रही है, जिसमें मीडिया ट्रायल, गोदी मीडिया और भारत की जो पूरी इंटरनेशनल मीडिया रैंकिंग जो निकलती है, वो उसका स्तर भी काफी गिर रहा है, उसकी रैंकिंग गिरती जा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मीडिया का स्तर कहाँ जा रहा है? देखिए, यार्डस्टिक होता है मीडिया में कि आप न्यूट्रल हो, ऑब्जेक्टिव हो, अनबायस्ड हो। प्रैक्टिकली ये चीजें संभव नहीं। पहले भी बायस था, पार्टीशन जर्नलिज्म पहले भी था, लेकिन एक सेम्बलेंस होता था कि अगर ऑब्जेक्टिव न सही तो कम से कम ऑब्जेक्टिव जैसा दिखे। आज की पत्रकारिता ने उसको छोड़ दिया, आज एक्टिविस्ट जर्नलिज्म है।
केवल मैं राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लेफ्ट के भी ऑर्गेनाइजेशन है या पत्रकार इडियोलॉजिकली कमिटेड है वो लेफ्ट की भाषा बोलते हैं। राइट के तमाम स्थापित मेनस्ट्रीम मीडिया उन्होंने अपनी एक पोजीशन ली हुई है और रूलिंग पार्टी के साथ अलाइन अपने को किए हुए हैं। तो इसमें जो बीच का स्पेस है वॉचडॉग जर्नलिज्म का वो करीब करीब डेड होता जा रहा है। ऑब्जेक्टिविटी को किनारे रख दिया गया है। एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता है। इसमें केवल राइट को हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। और एक बात को समझने की कोशिश करिए कि पत्रकारिता कोई आइसोलेशन में नहीं होती। आपका जो कम्युनिकेटिव स्पेस है, क्या है कम्युनिकेटिव स्पेस? इंडियन नेशनल टेरिटरी एंड इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी। अगर सोसाइटी पोलराइज्ड है, पॉलिटिक्स आपकी पोलराइज्ड है, तो पत्रकारिता भी आपकी पोलराइज्ड होगी। और भारत में जो आज हो रहा है, अमेरिका में बहुत पहले हो चुका है। फॉक्स न्यूज को आप देख लीजिए, वहां पार्टीशन जर्नलिज्म पहले से चल रहा है। फॉक्स न्यूज और एकदम अलग लाइन ले रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स से। आज हमारे यहाँ भी हो रहा है, बिल्कुल तो ये तो होगा। ये पॉलिटी जैसे जैसे बदलेगी पत्रकारिता भी बदलेगी। अपेक्षा हमसे की जाती है वॉचडॉग जर्नलिज्म की, यानी कि ब्लैक को ब्लैक कहने की क्षमता, व्हाइट को व्हाइट कहने की क्षमता अब थोड़ा नहीं दिखती है। सर, कहा जाता है रिपोर्टर शुड बी अनबायस, मतलब पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। यस, लेकिन अगली लाइन जोड़ दीजिए, शुड बी, लेकिन होता नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पाता है। कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसा हो, लेकिन पूरी तरीके से संभव नहीं है। सर, दर्शकों और श्रोताओं के साथ कृपया आप एक अपना ऐसा अनुभव शेयर कीजिए कि जिसने आपकी लाइफ में पूरा परिवर्तन किया। जैसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, ऐसा क्या कोई टर्निंग पॉइंट आया जिससे आपने बहुत प्रेरणा ली हो, या फिर कुछ ऐसा जिसे आप दर्शक सीख पाए? देखिए, दर्शकों को बहुत कुछ है सीखने के लिए, और पत्रकार मैं क्या उनको सिखाऊंगा। नहीं, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे वाकयात जो हमारी लाइफ को बदल दिए हों, मुझे वैसा नहीं लगता कि ऐसे कोई वाकयात है। क्योंकि मैं जब मीडिया में आया था तो ये सोच के आया था कि मुझे मीडिया में आना है। जब मुझे मीडिया में आना है तो मीडिया के जो तमाम सेक्टर्स हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें जहां मुझे लगा कि जाना चाहिए, ज्यादा अवसर दिखे, या जहां जो ज्यादा फुलफिलिंग उस वक्त मुझे लगा, वो मैंने किया। तो खास करके मैं मीडिया के जो एस्पिरेंट है, यानी होने वाले पत्रकार, उनके लिए आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई ड्रामेटिक इवेंट आपके लाइफ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी चॉइस है। अगर आप पब्लिक स्पिरिटेड जर्नलिस्ट हो, आपको लगता है कि हमको ज्ञान विज्ञान से थोड़ा जुड़ना है, लेखन से जुड़ना है, कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना है, तो आप पत्रकारिता में आइए और अपनी जो क्षमता है और जो संगठन की सीमाएं हैं, उनके जो बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है, उनके दायरे में रह के आप काम करिए। रही बात दर्शकों की, आज दर्शकों के पास किसी स्रोत की कमी नहीं है। सूचना को या न्यूज के प्रोफेशन को, या न्यूज अगर हम आपका कमिटमेंट माने, तो आपको देश की राजनीति, समाज और साथ ही दर्शन, इसको समझना होगा। यही आधार है पत्रकारिता का भी। और मुझे पॉलिटिकल थियरी में बहुत मजा आता था, मुझे सोशियोलॉजिकल थियरीज में अभी भी बहुत मजा आता है। मैं एक दो लाइन बोल के कभी नहीं निकलता, उसके डेप्थ में पहले भी जाता था, अब तुम आ गया हूं यहाँ तो जाना ही जाना है। हर चीज थियोरेटिकली आधारित होता है। कोई एक थियरी होती है जिसकी आपका वॉचडॉग जर्नलिज्म, इसी की बात कर ले। ये हवा में नहीं है, इसके पीछे फिलोसफी है, इसके पीछे सोशल साइंस है, पॉलिटिकल थियरी है, सोशियोलॉजिकल थियरी है। आपका गेट कीपिंग का थियरी आप पढ़ते हो कि भाई एडिटर क्या करता था कि कौन सी खबर लेगा कौन सी नहीं लेगा, वो गेट कीपर है। ये हवा में नहीं आया है, ये सोशियोलॉजिकल थियरी है, उससे निकला हुआ है। तो एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मीडिया में मैंने जो चाहा वो कर लिया है। मैंने अखबार में काम करना चाहा, मैंने किया। मैंने हिंदी अखबार में से शुरू की, मैं अंग्रेजी अखबार में आया। मैं टीवी में आया,
टीवी में, हिंदी टीवी में भी काम किया, नेटवर्क 18 आते आते इंग्लिश टीवी में भी मैंने कई साल काम किया, इंग्लिश न्यूज चैनल में। फिर मुझे लगा कि भाई मैं सब एडिटर रह चुका हूँ, चीफ सब एडिटर रह चुका हूँ, रिपोर्टर शुरू में था, बाद में एग्जीक्यूटिव एडिटर था, सीनियर सब प्रोड्यूसर था, सीनियर प्रोड्यूसर था, कॉपी एडिटर था, एग्जीक्यूटिव एडिटर। व्हाट नेक्स्ट? अब मैं क्या करूं? यानी कि मैनेजमेंट में जाओ, सीईओ बनने का ख्वाब देखो, एमडी बनने का ख्वाब देखो। ये मेरा कभी इरादा था नहीं। मुझे न सीईओ बनना था, न मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनना था। मैं एक मीडिया कर्मी था, एक पत्रकार था, वहीं तक रहना ही चाहता था। पोजीशन अलग हो सकती है कि मैं एडिटर बन जाऊं या एग्जीक्यूटिव एडिटर बन जाऊं या फिर प्रोड्यूसर रहूं, लेकिन बेसिकली मैं पत्रकार था। पोजीशन अलग अलग हो सकती है। उसके बाद मुझे लगा कि अब मीडिया में मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर सकूं। और दूसरे तो क्या करना चाहिए? जब शुरू में मैं चाहता था कि एकेडमिया में आऊं, तो एकेडमिया का रुख किया जाए, और आईएमसी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि यहाँ से शुरू किया जा सकता है। एक नेशनल संस्थान है, राष्ट्रीय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, टॉप का इंस्टीट्यूशन है, तो क्यों ना यहाँ से शुरू किया जाए। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं आपकी क्लासेस लेता हूँ तो मेरा फोकस प्रैक्टिकल पे तो होता ही है कि कैसे खबर को लिखी जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए अलग अलग माध्यमों के लिए। साथ ही साथ मैं जरूर उसमें थियोरी डालता हूँ कि कहाँ से आया है, इसके पीछे थियोरेटिकल अप्रोच क्या है। तो मैं जिन चीजों में थियोरी आपको नॉर्मली लोगों को नहीं दिखेगी, उसमें मैं थियोरी खोजता हूँ, क्योंकि वही मेरा मानना है कि उसका जो कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, उसका आधार थियोरी होती है, टेक्स्ट नहीं। टेक्सचुअल और थियोरेटिकल में अंतर है। थियोरी एक लेंस है जो आपके विजन को क्लियर करता है। जैसे कैमरे का लेंस है, वो लेंस तय कर देता है उसका अपर्चर कि आप क्या देखोगे और कितना देखोगे। थियोरी वही आपको बताती है। तो मुझे लगता है कि आईएमसी में आके मैंने अपने दोनों इरादे, जो शुरुआती इरादे थे कि मैं पत्रकार बनूंगा, उसको मैंने पूरा किया। फिर मुझे लगा कि उसी समय लगा था कि मुझे एकेडमिया में जाना चाहिए, और लास्ट में मैं एकेडमिया में हूँ और कुछ एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जरूर करूंगा। सर, एक और बात हमने ऐसे सुनी है कि प्रिंट मीडिया में खास तौर पर ये होता है कि संपादकीय स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन जो नॉर्मल पत्रकार है उसे एक शब्द भी अपनी तरफ से छापने की स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या आपके ऊपर कभी ऐसा दबाव बना है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कि या फिर आपके चक्कर में पूरे न्यूज संस्थान में हड़कंप मच गई हो कि? प्रिंट भी नहीं था। हाफिज सईद की बाइट लगाई गई तो इसलिए लगाई गई, लगा के बताया गया कि देखो पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंक के आका हैं, वो किस तरीके से जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, लेकिन इससे भारत सक्षम है ऐसे तत्वों से निपटने के लिए, निपट लेगा। लेकिन शो चला गया, कई बार रिपीट भी हुआ आधे घंटे का, और फिर आईबी मिनिस्ट्री से हमें नोटिस आ गई। आईबी मिनिस्ट्री से नोटिस आ गई कि आपने, जिसका भाव ये था, लब्बुल-लुआब यही था कि आपने एक आतंकवादी को, उसके बयान को प्रचारित और प्रसारित किया, उसको लोकप्रियता दी, और एक तरीके से उसके बयान को दिखा के आपने लेजिटिमेसी उसे दी है, वैधता दी है। ये आईबी मिनिस्ट्री से था, बाद में एनबीएस से, नेशनल ब्रॉडकास्टर जो एसोसिएशन है, सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को, उनसे भी आया। और इसके बाद एक 15 दिन 20 दिन तक हम लोग केवल उसका जवाब ही लिखते रहे, ड्राफ्ट करते रहे। मतलब समाधान क्या निकला? ड्राफ्ट किया कि नहीं जी ऐसा नहीं था, ये कॉन्टेक्स्ट था, इस कॉन्टेक्स्ट में किया, पूरा ट्रांसक्रिप्ट पूरे शो का भेजा, और उसकी बाइट का भेजा कि उसकी बाइट के पहले और बाइट के बाद हमने क्या कहा है जो हमारा है। और इस आधार पे फिर वो एक 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक वो केस था और चलता रहा। बाद में हम लोगों को कहा गया, वार्न किया गया कि ओके एग्रीड, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, और वो मामला खत्म हुआ। हम लोग, मेरे ही हाथों हुआ था
मैं ही इंचार्ज था, बीइंग एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, देन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था मैं उस समय, तो इंचार्ज मैं ही था। तो जवाब मुझे ही देना था। एडिटर ने भी कहा तुम देखो भाई, तुम्हारा देख लो, और जो हमारी लीगल टीम है वो उससे मदद लेके ड्राफ्टिंग की गई। तो खैर उससे एक लेसन हम लोगों के लिए था कि भाई जहां तक हो सके ये जो आतंक से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर से पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, मिलिटेंट और आतंकवादी में अंतर होता है। एनीवे मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उनको मैं आतंकवादी हाफिज सईद वगैरह को कह रहा हूँ, इनकी बाइट न ली जाए, इनको प्रसारित न किया जाए, या लिया जाए तो कैसे टैक्टिकली लिया जाए कि वो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो एनडीएसए है इनकी नोटिस न आने पाए। तो उसके बाद से यही हुआ। आतंकवादियों की कोई रैली होती थी, बाइट होती थी उनके आकाओं की, तो हम लोग जस्ट उसको इग्नोर कर दिया। कोई नहीं, कहने की जरूरत नहीं, हमारा जो नीचे वाला प्रोड्यूसर है वो भी निकाल देता है, नहीं ये सब नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने कोई एडिटर होने के नाते हमने, या हमारे हमसे ऊपर जो एडिटर इन चीफ थे, कोई सर्कुलर नहीं जारी हुआ, कोई नोटिस नहीं जारी की गई किसी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अपने आप कम्युनिकेट हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए थे, कई घटनाएं ऐसी हुई थी, कभी और विस्तार से बात करेंगे। सर जैसे इस पूरे घटनाक्रम से आपके लिए क्या लेसन बना कि अब मुझे ये नहीं करना है? नहीं, लेसन कुछ नहीं था। एक पत्रकार रोज सीखता है, रोज गलतियां करता है, फिर उसको सुधारता है, तो प्रोसेस था। इसमें लेसन क्या है? लेसन यही है कि बी मोर केयरफुल व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। इंडियन सॉवरेनिटी का मामला है तो थोड़ा सा ज्यादा जो है फूक के कदम उठाइएगा, कहीं आप भी चपेट में ना आ जाए, इतना ही। सर अब एक थोड़ा सा हम अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अभी पूरी जो वैश्विक राजनीति जिस तरीके से चल रही है, जो वर्तमान घटनाएं आ रही हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो भी चल रहा है कि उसके राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया, फिर वहीं फ्रांस में वो इंटरनल वॉर चल रही है, कहीं कहीं पे जनजी आंदोलन चल रहे हैं, बांग्लादेश नेपाल की स्थिति, और भारत में भी एसआईआर का मुद्दा, और कई राज्यों में जैसे अभी कुछ समय पहले मणिपुर में जो हुआ। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहें कि जो क्या वर्ल्ड है फिर से दो खेमों में बट रहा है कि एक अमेरिकी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है तो दूसरा अपने अलग नीतियां बना रहे हैं, और भारत अभी भी कई मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष बना हुआ है। तो क्या भारत की गुटनिरपेक्षता सही है आपके अकॉर्डिंग, या एक पक्ष को अपनाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्नों को एक प्रश्न में डाल दिया और बड़ा कठिन है इसका जवाब दे पाना। संक्षेप में मैं इतना बोलूंगा कि देखिए, आज की दुनिया अगर अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल करें तो एक टर्बुलेंट वर्ल्ड है। चारों तरफ टर्बुलेंस आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ विस्फोटक हो रहा है या होने वाला है। स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। जो ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स को दिन रात वो गाली देता है, उसको 2.5 घंटे का इंटरव्यू दिया है। उसमें एक उस खबर को पढ़ के, न्यूयॉर्क टाइम्स में ही मैंने पढ़ा, टाइम्स में ही मैंने पढ़ा वो खबर, मेरे पास आ जाता है, सब्सक्राइब मैंने किया है। कुछ बेसिक फीचर उसके, सब कुछ नहीं, उतना पढ़ने का वक्त नहीं है। तो मुझे याद आया कि डॉन फिल्म का जो डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, ये डायलॉग याद करिए। तो मुझे लगा कि ट्रंप तो यहाँ डॉन की तरह इमर्ज हो रहा है। दूसरा कि एक और डायलॉग है कि अगर डॉन को कोई पकड़ सकता है तो क्या डॉन को अगर कोई रोक सकता है तो डॉन ही रोक सकता है। ट्रंप ने उसमें कहा है कि मैं क्वेश्चन यही था कि आपको कौन रोक सकता है, तो उसने कहा कि मुझे मेरी मोरालिटी रोक सकती है। जब मुझे लगेगा कि मुझे रुक जाना है तो मैं रुक जाऊंगा। तो आज की दुनिया है तो ये गुट निरपेक्ष जिसकी बात आपने की वो डेड है। भारत आज की तारीख में गुट निरपेक्ष देश नहीं है, नंबर 1। ना ही उनका नेता है जैसा नेहरू के समय था। जी। ये केवल अपने राष्ट्रीय हित के मुताबिक अलग अलग देशों से कारोबार करता है, व्यापार करता है, राजनयिक संबंध स्थापित करता है।
ऐसे भी जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, राजनयन का जो फील्ड है, ये राष्ट्र के राष्ट्रीय नीतियों के मुताबिक, राष्ट्र के हितों के मुताबिक होता है। यहाँ कोई विचार नहीं चलता। और टर्बुलेंस मैंने जैसे कहा पूरी दुनिया में है। जनजी और जो तमाम सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी अंतरराष्ट्रीय चीजों की बात करें, आज अमेरिका की दादागिरी चल रही है। कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है। उसने मदुरो को किडनैप किया, अगवा किया, एक देश में घुस के रातों रात एक राष्ट्रपति के बेडरूम में जाके उसको खींच के पत्नी समेत लेकर जाना, ये गुंडागर्दी है, ये कोई नीति नहीं है। ये केवल इतना ही बताता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है, और बाकी देश जो पोजीशन लेंगे वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक लेंगे। कोई खुल के बोलेगा जो अमेरिका के खिलाफ है, जिससे अमेरिका का पंगा है, जैसे ईरान ने बोला, जैसे पुतिन ने बोला, और कुछ जो है कुछ ऐसा बयान लेंगे जैसे भारत ने दिया कि हम वेनेजुएला की जनता के साथ हैं, हम चीजों पे नजर रखे हुए हैं। तो आप नजर रखे रहिए, भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अमेरिका के साथ भी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वेनेजुएला के साथ भी नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन सबको पता है कि भारत का अमेरिका से, ट्रंप से अभी लफड़े चल रहे हैं। टैरिफ का मुद्दा वो कह ही रहा है अमेरिका, माय फ्रेंड मोदी, ही इज अ गुड गाय। उनको लगा कि आई एम अनहैप्पी, ही केम टू मी, बोला कि यस सर प्लीज कैन आई सी यू, ऑप्शन है, ऑप्शन इज देयर, 500 टैरिफ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ब्लैकमेलर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास दम है, मिलिट्री माइट है, उसके पास पूंजी है। डॉलर जहां भी कमजोर होता है वहां पे उसका हमला होता है। उसको चाहिए, मदुरो के केस में, वेनेजुएला के केस में, वो कॉर्पोरेट वार है, कब्जा करना है उनको। ये कोई नीति नहीं है, ये कोई तानाशाह मदुरो था इसलिए कर दिया गया, ट्रंप ने किया। ट्रंप कोई नैतिकता का पहरिया नहीं है, न कोई उसकी नीति है। ट्रंप एक व्यापारी है, उसको एक पूंजी है, उसको चाहिए, कब्जा चाहिए, मार्केट चाहिए, पैसा चाहिए, और वो कर रहा है। और उसका एक ही अमेरिका के लिए है कि भाई मुझे तुमने राष्ट्रपति बनाया है, देखो तुम्हारी इनकम बढ़ा दूंगा, देखो तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, मैं भारत में टैक्स लगा रहा हूँ ना, तो वहां से पैसे आएंगे, तेल यहाँ से ले आऊंगा वेनेजुएला से, कुवैत वगैरह ये सब तो पहले से मैनेज है, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। दैट्स इट। कोई नैतिकता की बात नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल डिसीजन है, और यहाँ पॉलिटिक्स है, अपने हित की बात है, ट्रंप वही कर रहा है। रही बात और फ्रांस, जर्मनी या यही ऐसा है, स्टारमर ने स्टैंड लिया यूके का। जी सर। उन्होंने क्या कहा कि हम नजर रखे हुए, हम चीजों को देख रहे हैं। और जब जहाज को, जो रशियन फ्लैग वाला जहाज जो था उसको सीज किया, तो उसमें ब्रिटिश आर्मी ने सर्विलांस का काम किया था, बैक फोर्स का काम किया था। तो अपने अपने हितों के मुताबिक लोगों ने स्टैंड लिया। फ्रांस ने क्या स्टैंड लिया सबको पता है, कुछ लोग विरोध में गए, भारत का क्या पोजीशन है पता है। तो इसमें केवल अपने राष्ट्रीय हित है, और कोई नीति का सवाल, कोई विचारधारा का सवाल नहीं है। और ट्रंप वो तो एक गुंडा के तौर पर इमर्ज हुआ है, ऐसे भी अमेरिका को दादा कहा जाता है, ऐसे नहीं पूरी गल्फ के कंट्रीज उसके खिलाफ होते हैं। कुछ तो कारण होगा ना, उनको पैसा चाहिए, उनको तेल चाहिए, उनको संसाधन चाहिए, उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहिए। दूसरा पक्ष जो आपका था कि जो तमाम आंदोलन हो रहा है, देखिए सोवियत ब्लॉक डेड है, खत्म हो चुका है। क्यूबा छोटा सा था, उसका कुछ नहीं है। चीन अपने हितों के मुताबिक चल रहा है, वहां एक अलग तरह की व्यवस्था है। और इडियोलॉजिकल वार है, जो आपके लिए तानाशाह होता है हमारे लिए तानाशाह नहीं होता। अमेरिका जिसको तानाशाह कहता है, लेकिन वहां के वेनेजुएला के लोग सड़क पे उतरे क्या? क्या उन्होंने मदुरो को तानाशाह बोलते हुए आगे आए? हाँ, कुछ तो होते ही हैं जो विरोध में होते हैं। ट्रंप के खिलाफ भी वहां आंदोलन हो रहा है। ट्रंप खुद एक इलेक्टेड डिक्टेटर के तौर पे इमर्ज होके आ रहा है। Yes, sir. जो चाह रहा है वो कर रहा है। क्या तानाशाह तभी कोई कहलाएगा जब अमेरिका कहेगा कि स्टालिन तानाशाह था, मदुरो तानाशाह है, खमैनी क्या है, वो मुल्ला तानाशाह है। अमेरिका कह देगा हो गया तानाशाह।
ऐसा नहीं होता है। वो अपने हितों के मुताबिक, अपने नीतियों के मुताबिक, अपने फायदे के मुताबिक वो स्टैंड ले रहा है। चीन तानाशाह है, बिल्कुल है, कारोबार उसी से करना है, वहां ठीक है वो। तो ये सब आइडियोलॉजिकल पॉइंट है। समाज में टर्बुलेंस है, पूरे दुनिया के लेवल पे है, भारत के लेवल पे भी है, लद्दाख में हुआ, नेपाल में जैन ने किया, दूसरे देशों में कर रहा है। अब इसी जन आंदोलनों से एक रास्ता निकलेगा। वो हो सकता है एकदम निगेटिव चला जाए, स्थापित मूल्यों के खिलाफ, मान्यताओं के खिलाफ, या हो सकता है कुछ नई चीज निकल के आए। तो ये एक प्रोसेस है, ये चिंता का विषय है ही नहीं है। ये आप कहिए कि एक मंथन चल रहा है वैश्विक स्तर पे, इसमें से कुछ चीजें निकलेंगी। अब वो क्या निकलेंगी ये वक्त बताएगा, देखेंगे क्या निकलता है। जी सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर सर से एक प्रश्न करो तो उसका एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताते हैं। मैंने सर से लगभग अभी 10 से 15 प्रश्न कर चुकी हूँ और हर एक प्रश्न में सर ने कम से कम 7-8 मिनट उसको गहराई से बताया है। एक अंतिम प्रश्न और सर आपसे कि अभी जो भावी पत्रकार हैं और अभी CUET PG के भी फॉर्म खुल चुके हैं, तो काफी सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न था कि IMC जम्मू आए या ना आए, पता नहीं है, क्योंकि JNK बड़ा कठोर सा लगता है कि टेररिस्ट, ऐसा सब कुछ माइंड में आ जाता है लोगों के। जब हम यहाँ आ रहे थे तब भी ऐसा ही था। तो अब जो भावी पत्रकार हमारे पूरे संस्थान में आने वाले हैं, उनको सर एक शुभकामनाएं आप लास्ट में एक दे दीजिए, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए काफी महत्व रखती हैं। देखिए, हमारी शुभकामना आपके लिए भी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं अभी, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी है। आपके लिए है कि आप एग्जिट मोड पे हो। जी सर। आप उस पोडियम पे खड़े हो, आप पोडियम पे खड़े हो, अब आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट आएगा जो घोषित करेगा कि आपकी डिग्री पूर्ण हुई, और आप लॉन्च करोगे अपने को फील्ड में। वक्त अभी भी है और वक्त आगे भी रहेगा। अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक लिखिए। लिखने का अभी भी कोई विकल्प नहीं है, माध्यम कोई है, बेस आपका राइटिंग है एक। और अपनी चॉइस के फील्ड में अब तय कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, डिजिटल में, और अकॉर्डिंगली मूव करिए। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। आने वाली पीढ़ी के लिए JK में तो आप रह चुके हैं, कितना आतंक आपने जम्मू में देखा। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो दिखता नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर आइए। दुनिया का कोई कोना, भारत का कोई कोना असुरक्षित नहीं है और पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। कोई भी घटना, बम विस्फोट कहीं भी हो सकता है। अभी दिल्ली में तो रहे होते और आप दरियागंज में होते तो क्या होता, रेड फोर्ट के सामने। यहाँ भी हो सकता है, शोपियां में भी हो सकता है, अनंतनाग में भी हो सकता है, श्रीनगर साइड में, तो कहीं भी हो सकता है। तो उससे डरना थोड़ी है, वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है, तो होता रहेगा। तो आप जो आने वाले हैं बिल्कुल जम्मू आए। संस्थान तो अच्छा है, आप लोग अपने अनुभव बताइए, मैं क्या बोलूं। संस्थान अच्छा है, आपको यहाँ एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा, और भी विकल्प है, उनको भी देखिए। हाँ, पत्रकारिता में तभी आइए अगर आपको केवल पैसे कमाने हैं और 9 to 5 जॉब करनी है, तो पत्रकारिता आपके लिए नहीं है। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा। माध्यम, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, माध्यम बदल जाएगा, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप अपना कोई काम करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यमों से, डिजिटल माध्यम पे, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए, वर्क लाइफ बैलेंस बना लीजिए। किसी संस्थान को ज्वाइन आप करेंगे, कोई भी डिजिटल हो चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा एक। दूसरा, आपकी पढ़ाई यहाँ कभी खत्म नहीं होगी, जीवन भर आपको पढ़ना है, हर दिन अखबार पढ़ना है, हर दिन टीवी देखना है। और अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो एकेडमिक किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो मददगारी होता है। हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस समझना पड़ेगा। तो लगातार आपको पढ़ना होगा। रुचि है, लगातार पढ़ने की इच्छा है, आइए। अन्यथा बहुत सारे सेक्टर ओपन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। आने वालों को शुभकामनाएं, जाने वालों को भी धन्यवाद सर। तो अब तक जिन लोगों ने ये साक्षात्कार के साथ हमारे साथ बने हुए हैं, तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि अगर सर
इस माध्यम से इतना ज्ञान आप लोगों को दे सकते हैं, तो जब आप यहाँ पर आएंगे संस्थान में तब इतना ज्ञान आपको कक्षा में मिलेगा। क्योंकि सर एक ऐसे प्रोफेसर हैं, जब ये क्लास लेते हैं तो बेशक से पूरे दिन की क्लास अगर बोरिंग चल रही हो और प्रोफेसर्स की, या फिर हमें बोरिंग लग रहा हो, तो एंड की क्लास को भी सर रोचक बनाने की शक्ति रखते हैं। और ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि सर ने भी बताया। तो आप ज़रूर आइए, और सीवीटी पीजी के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, कि आप अच्छे से करिएगा। और यहाँ पे आने की कोई ऐसी, जो हम बताते रहेंगे कि आपको यहाँ का ही हम ब्लॉग भी बनाएंगे, और हम पूरी ऐसा प्रयास करेंगे, हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि अब तक सर के ज्ञान को सुनने के लिए इस साक्षात्कार मेरे अलावा और कैमरामैन अंकित के अलावा भी यहाँ पर कई जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जो सर को काफ़ी देर से सुन रहे हैं। तो यहाँ के प्रोफेसर्स में बहुत ज्ञान है, आप ज़रूर आइए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे ही बाकी प्रोफेसर से भी हम बात करें, उनके ज्ञान को आपके साथ साझा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंद कर दे।